Everyone, how are you? Hope you are fit and fine. So here I am Shubham Sharma and I am going to teach you 12th class CBSE board accountancy. So first of all, I will give my introduction at myself Shubham Sharma and I am PGT accountancy teacher in one of the reputed school of Meerut, and I'm also having experience of evaluating boards examination sheets from last 2 to 3 years, and I'm also having an experience of teaching 11th and 12th from last 8 years. So all these experience of evaluating board sheets and teaching, I will use these experience so that you people will get the maximum benefit out of it, and you people will score maximum marks in your board examination. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12th क्लास का सीबीएसई का बोर्ड सिलेबस डिस्कस करते हैं कि 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड हमारे को क्या बोलता है, क्या क्या चीजें करने के लिए बोलेगा. तो 12th क्लास का अकाउंटेंसी, तो सीबीएसई बोर्ड कहता है कि भैया आप लोगों का जो पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का. कितने मार्क्स का होगा बेटा? 100 मार्क्स का. तो ये 100 मार्क्स का जो पेपर है बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है 80 मार्क्स और एक है 20 मार्क्स. अगर मैं इन 20 मार्क्स की बात करूं बेटा, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है आपका 12 मार्क्स और 8 मार्क्स का. इस 12 मार्क्स में बेटा आपकी प्रोजेक्ट फाइल है और इस 8 मार्क्स में आपका बेटा वाइवा होगा. ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो 12th क्लास के बोर्ड्स के बच्चे होते हैं उनके लिए 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर से एक एग्जामिनर आती है जो आपको इस प्रोजेक्ट फाइल पे और वाइवा के बेसिस पे आपको मार्क्स देगी आउट ऑफ 20. फिर आपका बेटा 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और आपको सीबीएसई ने क्या किया हुआ है, इस 80 मार्क्स की दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो मेरा पार्ट ए है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनीज. पार्ट ए मेरा मार्क्स बैठेगा बेटा 60 मार्क्स का और पार्ट बी बैठेगा बेटा 20 मार्क्स का. अच्छा, इसमें बैठेगा बेटा फाइनेंशियल स्टेट. पार्ट बी मेरा किस चीज का है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का. और अगर मैं बात करूं फर्दर, आपकी जो ये पार्ट ए है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और एक है बेटा आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. और अगर मैं पार्ट बी की बात करूं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ये बेटा है अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड, जो कि आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एक है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेटा आपकी 36 मार्क्स की है और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज आपकी 24 मार्क्स की है. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ऑलमोस्ट 12 मार्क्स की है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा और 8 मार्क्स 2 मार्क्स का आपको छोटा मोटा आपको मिल जाएगा, या तो थ्योरी में मिल जाएगा या आपको किससे मिल जाएगा, एमसीक्यू बेसिस पे मिल जाएगा. ठीक है, तो ये बेटा आपका कुछ तरीके का है
सर ये कैसे होगा सर? अगर किसी को बेटा कॉपी करना है तो वो कॉपी कर सकता है वीडियो पॉज कर कर, ठीक है। देन मैं इसको, चलिए अब अगर मैं बात करूं बेटा पार्टनरशिप की, जो आपकी फर्स्ट बुक है या आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं बेटा, तो पार्टनरशिप अकेला ही 36 मार्क्स कवर करता है। जो आपकी एक बुक है पार्टनरशिप की, ये आपकी कितने मार्क्स की कवर करेगा? 36 मार्क्स की, जिसमें हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं बेटा। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा टॉपिक है बेटा? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है बेटा, यहां पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप क्या है, क्यों है, कैसे इसकी अकाउंटिंग होगी, सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। सेकंड टॉपिक है आपका गुडविल। इसको मैं कोई चैप्टर नहीं बोलूंगा, एक सिंपल सा एक छोटा सा चैप्टर कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, जो आने वाले चैप्टर्स में आपका इसका यूज होगा। इंडिविजुअली इसकी इतनी हैसियत नहीं है इस चैप्टर की, बट हां आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज होगा। अगेन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लीजिए ये चैप्टर आपका आने वाले चैप्टर्स में पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट होने वाला है, तो इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। देन आपका एक और है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर आपका आता है डेथ ऑफ पार्टनर। फिर आपका आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी मैं बताता हूं आपको इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। तो बेटा जब एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होगा, दो लोग पार्टनरशिप कर रहे होंगे, अब कोई तीसरा पार्टनर उनको ज्वाइन करना चाहता है, तो उस समय उसकी क्या अकाउंटिंग होगी वो हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में। अच्छा, अब कोई पार्टनर हमारा साथ छोड़ना चाहता है, किसी वजह से, हो सकता है उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो, या वो अलग से बिजनेस करना चाहता हो, या किसी भी सिचुएशन की वजह से वो हमारी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहता है, वो हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। देन हो सकता है किसी पार्टनर की बीच समय में ही डेथ हो गई हो, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, किस तरीके से जो भी उसका पैसा है किसको दिया जाएगा, उसके लीगल हायर्स को दिया जाएगा, उसकी वाइफ को दिया जाएगा, उसके सन को दिया जाएगा। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोन अकाउंट पढ़ेंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहां पर हम बेटा पढ़ने वाले हैं कि आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म जब खत्म हो जाएगी उस समय हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। अब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसी भी वजह से हो सकता है आपका म्यूचुअल कंसेंट हो, या हो सकता है कि आपके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आ गया हो कि आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस क्या होंगे पार्टनरशिप फर्म को करने के। देन हो सकता है आपको उसमें किस तरीके से आपको पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करनी होगी जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर रहे हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेटा ये 36 मार्क्स का हम कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पार्टनरशिप फर्म का। किसी को कॉपी करना है तो बेटा कर लो, पार्टनरशिप फर्म वाली जो बुक है वो आपकी आएगी आज 36 मार्क्स की, ठीक है बेटा। चलिए तो बेटा स्टार्ट करने से पहले हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म।
चलिए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। चलिए, इसमें हमारे को बेटा क्या देखना है कि हमारे को पार्टनरशिप फर्म की नीड ही क्यों पड़ी। भाई आप लोगों ने 11वीं क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, पढ़ा था बेटा? सर हमें तो याद नहीं है। नहीं बेटा, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था बेटा आपने। तो फाइनल अकाउंट्स में आप क्या करते थे बेटा, एक सिंगल पर्सन की अकाउंटिंग किया करते थे। आप लोगों को याद होगा बेटा, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, आप बैलेंस शीट बनाया करते थे। वो आपका बचपन था, वो आपकी 11वीं क्लास थी। अब आप 12th क्लास में आ गए हैं, तो अब आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अच्छा सर एक बात बताओ, हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो, लेकिन हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ क्यों रहे हैं? वजह क्या है कि हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप कर रहे हैं? इसकी कुछ ना कुछ तो वजह तो होगी। तो हाँ बेटा, इसकी वजह है। अब देखिए, पहली वजह हम पार्टनरशिप करते हैं वो है बेटा कैपिटल। आप खुद सोचो, अगर एक बंदा कितने पैसे लगा सकता है? 10 लाख, 15 लाख। अच्छा अगर मैं कहूं एक पर्सन ज्यादा पैसे लगा सकता है या एक ग्रुप ऑफ पर्सन ज्यादा पैसे लगा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन एज कंपैरिजन टू सिंगल पर्सन ज्यादा पैसे लगा सकता है। तो देखो बेटा, सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये आती है कि अगर कोई भी आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आपको किसी भी बिजनेस को एक बड़े लेवल पर लेकर जाना है, तो सबसे पहले आपको किस चीज की नीड होगी बेटा? कैपिटल की। और सिंगल बंदे से ज्यादा कैपिटल लगा सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन। तो पहली नीड कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप से शिफ्ट हो रहे हैं पार्टनरशिप की तरफ, वो होती है बेटा कैपिटल की। ठीक है सर। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन हो सकता है बेटा मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट क्या होता है? अब आप खुद सोचो बेटा, एक सिंगल बंदा बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करेगा या ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे? जैसे कि मानने के लिए आपका बिजनेस है या आपकी शॉप है बेटा। अब आप कोई, फॉर एग्जांपल आप साड़ी का काम करते हैं, आपकी साड़ी की शॉप है, आप दिल्ली में आपकी शॉप है ये। अच्छा, आपको जो गुड्स खरीदने होते हैं, आपको जो दुकान से अपनी दुकान में सामान लेकर आना होता है, ये लाते हो आप गुजरात से। कहां से लाते हो बेटा? गुजरात से। अब एक बात बताओ, जब मिस्टर ए, मान लेते हैं ये मिस्टर ए हैं, इनकी ये शॉप है, किसकी? साड़ीज की शॉप है। कहां पे शॉप है? दिल्ली में। अब इनको अपनी साड़ी लेने के लिए, जो ये बेचने वाले हैं अपनी दुकान पे, इन्हें जाना है गुजरात। अब एक बात बताओ, जब ये गुजरात जाएंगे तो क्या ये अपनी दुकान खुली छोड़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इन्हें अपनी दुकान को थोड़े दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोज डाउन करना पड़ेगा। अब अगर ये बिजनेस को अपना क्लोज डाउन करके जाएंगे 3-4 दिन के लिए, तो हो सकता है बेटा उस दौरान इनके कस्टमर का लॉस हो सकता है। तो जब ग्रुप ऑफ पर्सन मैनेज करते हैं किसी भी काम को, तो वो अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और मोर एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तीसरा जो बेटा रीजन है हम क्यों पार्टनरशिप फर्म की तरफ जाते हैं, वो है हमारा रिस्क। अब रिस्क कैसे हो सकता है? देखिए बेटा, तीसरा रीजन जो हम पार्टनरशिप फर्म की तरफ जाते हैं फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप, वो है बेटा रिस्क का। सर रिस्क कैसे हो सकता है? तो देखो बेटा, रिस्क कैसे हो सकता है, जब एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो सारा का सारा रिस्क किसका? उस बंदे का। अगर लॉस हुआ तो सारा का सारा किसे बियर करना पड़ेगा? एक सिंगल बंदे को बियर करना पड़ेगा। लेकिन जब ग्रुप ऑफ पर्सन बिजनेस कर रहे होंगे तो वो रिस्क भी क्या होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन अगर मैं फिर से बात करूं, वो होती है बेटा एफिशिएंसी की। अब एक बात बताओ, कोई हो सकता है कि मिस्टर ए हो, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। आप लोगों ने सुना होगा कि हर इंसान हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। अब मिस्टर ए की परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है बेटा, मिस्टर ए की परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, मिस्टर बी की सेलिंग पावर बहुत अच्छी है,
इनके अंदर आदत है कि ये गंजों को कंगा बेच देते हैं सर, गंजे को कंगा बेच देते हैं। हाँ बेटा, मिस्टर बी की ये स्पेशलिटी है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब आप शॉपिंग करने जॉब पर किसी शॉप पर जाते हो तो आपने वहां देखा होगा कि कुछ लोग तो बहुत ही डल से होते हैं, आपको सामान बेचने में, उनके सामान खरीदने में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन कुछ लोग बहुत एफिशिएंटली आपको सामान बेचते हैं। वो अपने प्रोडक्ट की इतनी खूबियां बता देते हैं कि आप उसको खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे मिस्टर बी थे, इनकी सेलिंग पावर बहुत जबरदस्त थी। इनके पास पावर ऐसी थी कि ये गंजों को भी कंगा बेच दिया करते थे। तो जब ग्रुप ऑफ पर्सन बिजनेस करेगा तो एफिशिएंसी के साथ करेगा। हर बंदा अपनी फील्ड में बहुत एफिशिएंट होगा और बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे लेवल पे कर पाएगा। तो मैंने आपको बेटा कुछ रीजंस बताए कि हम क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। इतने रीजन पता लग गए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ हमें क्या कहता है पार्टनरशिप के बारे में। अच्छा, जितने भी मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाऊंगा वो बेटा मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे। मैं जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? वो ये कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज का एग्रीमेंट हुआ है? टू शेयर द प्रॉफिट। सर क्या प्रॉफिट ही शेयर करेंगे? नहीं बेटा, अगर वर्ड लिखा हुआ है प्रॉफिट तो इसके अंदर लॉस इंप्लाइड है। ठीक है बेटा, लॉस इसके अंदर क्या है? इंप्लाइड है, यानी कि अगर लॉस होगा बिजनेस के अंदर उसको भी आपस में पार्टनर क्या करने वाले हैं? शेयर करने वाले हैं। अच्छा आगे चलते हैं। ऑफ अ बिजनेस। अच्छा ये नहीं कि उन्होंने आपस में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, एक साल तक उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा फिर बेच दिया, तो वो बेटा बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो तो को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि या तो कोई एक बंदा बिजनेस कर रहा है या सारे के सारे बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। सर ये कैसे पॉसिबल है? बेटा हो सकता है, देखो जैसे कि मिस्टर ए हैं, बेटा से विजिबल है क्या ये? चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं, और आपको एक और ले लेते हैं मिस्टर सी। अब जब मिस्टर सी हैं, इन्होंने लगा रखी है कैपिटल बेटा 5 लाख रुपए की। मिस्टर ए ने कोई कैपिटल नहीं लगा रखी और मिस्टर बी ने लगा रखी बेटा 10,000 रुपए की कैपिटल। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस क्या है बेटा? एक बंदे ने तो बहुत ज्यादा लगा रखा है, एक बंदे ने थोड़ा कम लगा रखा और एक बंदे ने बिल्कुल नहीं लगा रखा। लेकिन मिस्टर ए सुबह 7 बजे आते हैं और शाम को 10 बजे दुकान बंद करते हैं। मिस्टर बी कभी कभी आते हैं हफ्ते में एक बार, और मिस्टर सी तो आते ही नहीं है, बस आखिरी के 6 महीने में एक बार आते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं और चले जाते हैं। तो ये मिस्टर सी की कहानी है। तो बेटा ध्यान रखो, अगर यहां पर हम देखें तो मिस्टर ए बिजनेस कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? कैरिड ऑन बाय ऑल। अब हो सकता है कि सारे के सारे बिजनेस कर रहे हो, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहती है कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, उसके अंदर लॉसेस भी है, who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो बेटा हमने आज डेफिनेशन पढ़ी किसकी? पार्टनरशिप की। चलिए आगे चलते हैं।
एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो बेटा तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपको पार्टनरशिप करने के। सबसे पहला पॉइंट, 2 और मोर पर्सन शुड बी देयर इन अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंगल बंदा बिजनेस कर रहा होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहां पर क्या है, 2 और मोर पर्सन, तो यहां पे लिखा हुआ है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 person to form a partnership and all such person must be competent to contract, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होने चाहिए। अभी क्या है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू एक्ट, फर्स्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि पागल हो चुका है सर, पागल हो चुका है। हाँ बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो थोड़े स्पेशल होते हैं। स्पेशल से आप समझ गए ना, जो थोड़े से नॉर्मल नहीं होते, तो वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से ही बाहर कर दिया गया है। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है तो वो पार्टनरशिप करने के लायक नहीं है। दूसरा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि हमारे कानून ने किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर रखा है, कह रखा है, कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि ये पर्सन अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी टाइम पीरियड के लिए या हमेशा के लिए। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, पहला कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप का क्या है बेटा, 2 और मोर पर्सन, यानी कि कम से कम पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, और ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो। कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और सेकंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चलिए, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट, रिसेंटली 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। वहां पर इस तरीके का क्वेश्चन था कि 4 पार्टनर्स हैं और कितने पार्टनर्स को एक पार्टनरशिप फर्म ले सकती है। तो बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कोई भी लिमिट नहीं लगा रखी है पार्टनरशिप पर। क्या मतलब सर, मतलब बेटा हमारा जो पार्टनरशिप का एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं लगी हुई है किसके ऊपर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। बट हमारे देश में एक और कानून है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, उसने लिमिट लगाई हुई है कि मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, 100। सर हमारे टीचर ने तो कहा था कि 50। हाँ बेटा, वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम एक पूरी डिस्कशन है कि इंडियन कंपनीज एक्ट ने तो बोला हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 100। बट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इंडियन पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, सिर्फ 50। तो पढ़ते हैं जरा इसको। द कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government to prescribe number of partners in a firm subject to maximum of 100 partners. The central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50. यानी कि सेंट्रल इंडियन कंपनीज एक्ट ने कितना कह रखा है, 100, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कितना कह रखा है, 50। ठीक है बेटा। अब आता है माइनर। तो बेटा माइनर का मतलब समझ लो, माइनर का मतलब वो पर्सन जो लेस देन 18 ईयर्स हो। सर इसका मतलब क्या है, जो भी पर्सन 18 ईयर्स से कम है उसे हम माइनर कहते हैं। तो माइनर को आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में ला सकते हो, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए। क्या मतलब सर, अगर आप एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म में ला रहे हो तो सिर्फ उसको प्रॉफिट दोगे, लॉस नहीं दोगे। पढ़ते हैं इसके बारे में भी। अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड नॉट इन द लॉसेस। यानी कि माइनर को आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में ला तो सकते हो, बट लॉसेस के लिए नहीं ला सकते, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ला सकते हो, प्रॉफिट के लिए। ऑन बिकमिंग अ मेजर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन द फर्म विद इन 6 months। यानी कि जब वो बंदा 18 ईयर्स से क्रॉस कर देगा तो उसको 6 महीने का वक्त मिलेगा कि वो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। If he she does not so decide, he she becomes the liable for all the action since he she becomes a
पार्टनर, यानी कि जब तक वो एक बंदा माइनर है तब तक उसको लॉसेस में भागीदारी नहीं मिलेगी, बट जैसे ही वो बंदा माइनर से मेजर की तरफ आ जाएगा उसको 6 महीने मिलेंगे कि भैया तुम इस पार्टनरशिप फॉर्म में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं रहना चाहता तो उसको एज अ पार्टनर मान लिया जाएगा और वो सारे के सारे एक्शंस के लिए लायबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, सेकंड जो है हमारा एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट ईदर रिटन और ओरल। अब अच्छा, हमारे को आगे बताया गया कि हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम एक एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो वो रिटन हो या वो ओरल हो। अभी इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, एक पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट आएगा। इट इज द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर which may be for a particular venture for a period or at will. The written agreement among the partners is known as partnership deed. One of the most important topic, पार्टनरशिप डीड, हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसके बारे में बता दूं, एक पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। एक कहावत कही जाती है हिंदी में, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। क्या मतलब है सर इसका? अगर आपकी कोई बात लिखी हुई है वो 100 टाइम्स बेटर है जो बात बोली गई है, यानी कि रिटन में चीज ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कंपैरिजन टू वो बात जो बोली गई है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहां पर पार्टनर्स आपस में किसी भी चीज के लिए एग्री करते हैं और अपने नीचे सिग्नेचर कर देते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि वो किस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट ईदर रिटन और ओरल। इट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स which may be for a particular venture for a period or at will. The written agreement among the partner is known as partnership deed. Third point है business. A partnership established for a business. Obvious सी बात है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी वो किसके लिए स्टैब्लिश होगी बेटा? बिजनेस के लिए। आगे प्रॉफिट शेयरिंग। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, बिजनेस कर रहे हैं तो कोई फ्री फंड का तो करेंगे नहीं, फ्री फंड की तो हम मेहनत करेंगे नहीं, हम आपस में क्या शेयर करने वाले हैं बेटा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग। तो द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स शुड बी एट शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि जो कोई बिजनेस होगा या तो कोई एक बंदा चला रहा होगा सबके लिए, या सारे बंदे चला रहे होंगे उस पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि सबके सब चला रहे होंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स। इन अदर वर्ड्स, पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल्स। एजेंट एंड प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है हम आगे पढ़ेंगे। एज एन एजेंट he represents other partners and thereby binds them through his act। यानी कि जब हम एक पार्टनरशिप फर्म में आ जाते हैं ना बेटा, तो बहुत ध्यान रखना, जब भी हम एक पार्टनरशिप फर्म में आ जाएंगे तो ध्यान रखना, मानने के लिए मिस्टर ए हैं, और एक ही मिस्टर बी हैं। आपको एक कहानी बताता हूं, अब जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं और मिस्टर सी हैं। अब इन तीनों ने बेटा सोचा कि हम बिजनेस करेंगे, किसका बेटा? साड़ी का। अब इन लोगों की पार्टनरशिप फर्म का नाम था फर्म एबीसी। अब मिस्टर ए, इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए चले गए गुजरात साड़ी लेने के लिए, और इन्होंने फर्म के नाम पे बेटा 50 करोड़ रुपए की साड़ी उठा ली। कितने की उठा ली बेटा? 50 करोड़ रुपए की। अब 50 करोड़ की जैसे इन्होंने फर्म के नाम पे उठाई और गायब हो गए। इन्होंने क्या करा, औंधे पौंधे दामों में इन 50 करोड़ की साड़ियों को बेचा और विदेश भाग गए। अब आपको क्या लगता है,
क्या मिस्टर बी और मिस्टर सी लायबल होंगे मिस्टर ए के एक्ट के लिए? क्या जिस खरीदार से मान लें कि मिस्टर डी से इन्होंने ये खरीदारी करी थी, तो मिस्टर अब ए को तो पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये पैसे लेके भाग गए विदेश, तो क्या मिस्टर डी मिस्टर बी और मिस्टर सी को लायबल कर सकता है अपने एक्ट के इस एक्ट के लिए? कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि बेटा क्या मिस्टर डी मिस्टर बी एंड मिस्टर सी को पकड़ सकता है? तो कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर जो साड़ी ली थी वो मिस्टर ए ने ली थी। सही सी बात है भाई, मिस्टर ए ने ली थी तो मिस्टर ए को पकड़ो, बेचारे मिस्टर बी और मिस्टर सी की क्या गलती? बट जो थोड़ा सा चीज को ध्यान से सुनेंगे उन्हें पता लगेगा कि मिस्टर डी मिस्टर बी और मिस्टर सी को भी पकड़ सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि मिस्टर ए मिस्टर बी एंड सी के क्या थे? पार्टनर थे, और एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल एंड वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एंड ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर थ्रू हिज एक्शंस। यानी कि अगर मिस्टर ए ने फर्म एबीसी के नाम पर लोन लिया है या माल उठाया है और मिस्टर ए गायब हो गए, तो मिस्टर डी केस कर सकते हैं किसके ऊपर? फर्म एबीसी के ऊपर। अब मिस्टर ए तो है नहीं, तो ये केस किसके ऊपर जाएगा? बी और सी के ऊपर, और मिस्टर डी केस भी जीत जाएंगे और मिस्टर बी और सी को ये पैसे भी भरने पड़ेंगे। तो बेटा हम ये चीज पढ़ चुके हैं, सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से पार्टनरशिप होती है, क्या क्या पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन है, क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं। अब हम इस क्लास को आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगेन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, क्योंकि बेटा आपको पता ही है जो अकाउंट्स का पेपर होता है वो थ्योरी बेस्ड तो होता नहीं है। आधे से ज्यादा कहूं या मोर देन 90% कहूं मैं, तो वो किसके ऊपर होता है? न्यूमेरिकल बेस्ड के ऊपर। तो आने वाली 2-3 क्लास में तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, बट उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको पास्ट ईयर सॉल्व करवाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की सक्सेस में। ठीक है बेटा, टिल देन मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, आप लोगों से बाय बोलता हूं। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।